जय श्री कृष्ण। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम 11th इंग्लिश फरवरी मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या कहा है कि स्टेटमेंट ए दिया हुआ है। उसमें कहा है कि O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा था वो ध्यान रखो कि वहाँ पर हमने कहा था कि H2O का जब स्प्लिटिंग होता है उस टाइम पर यहाँ पर क्या मिल रहा था हमें, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये O2 इवॉल्व कहाँ से हुआ है, वाटर के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड में से होता नहीं है। तो ये राइट सेंटेंस हुआ। उसके बाद बी के अंदर क्या कहा है कि दिस वॉज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। तो यस राइट, क्योंकि इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था O18। कौन सा यूज़ किया था, O18। तो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, दिल्ली। चलो 92 के अंदर क्या कहा गया है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ड्यूरिंग डे टाइम। चलो डे टाइम के लिए ही कहा है, खास ध्यान रखना, उसने परफेक्ट आपको बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट बाय लाइट रिएक्शन, राइट। तो लाइट रिएक्शन के थ्रू डे टाइम में एटीपी सिंथेसाइज होता है। ओके, तो वो तो राइट है। फिर NADPH will be synthesized in chloroplast by light reaction। NADPH सिंथेसाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन के थ्रू, तो ये भी राइट हुआ। फिर सी में कहा कि स्टार्च विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय डार्क रिएक्शन। तो देखो, हमें पूछा है डे टाइम में कौन सी रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट में हो या डार्क में हो, पर उसे लाइट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हम ऐसे समझे थे ना। यहाँ पर आपको कहा है कि स्टार्च विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन से ही सिंथेसाइज होता है, पर उसका कोई टाइम स्पेसिफाई होता नहीं है। तो यहाँ नॉट कहा गया है, इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं 94 के अंदर, 93 के अंदर। तो 93 में आपको ग्राफ दिया गया है, पर ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। अब ग्राफ किसका दिया है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरो, उसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन करना है क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स के थ्रू। तो उसमें हमने ग्राफ में देखा था कि एक फर्स्ट नंबर का जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, ये वाला ग्राफ है ना। तो उसमें लगभग 400 आसपास चलते तो वहाँ पर उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब पिगमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर आगे जाके फिर वापस 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते। तो ऐसा कहाँ पर हमें देखने के लिए मिला था, तो फिर ऐसा हमने देखा था कहाँ पर, क्योंकि के अंदर क्लोरोफिल ए के अंदर था। फिर सेकेंड नंबर का ग्राफ हम देखें इधर, इसे हम अलग कलर से थोड़ा करें ताकि आपको दिखे। तो ये जो ग्रीन कलर से अभी हम कर रहे हैं, तो उसमें ये कौन सा ग्राफ है, थर्ड नंबर का है बराबर, तो वो है क्लोरोफिल बी। फिर उसके बाद एक और है ग्राफ इधर, जो बताया गया है कि उसके दो पीक है, पर वो 400 पर नहीं है, 500 600 के 5 और 550 के बीच में है। ठीक है, तो वो किसका है, तो कि वो कैरोटिनोइड्स का है। तो ये तीनों ग्राफ हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन आया, क्लोरोफिल ए, सेकंड कौन है, कैरोटिनोइड्स, और थर्ड नंबर का जो है वो कौन है, क्लोरोफिल बी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 94 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म बाय। अब रिएक्शन सेंटर की बात हमने कहाँ पर की थी, तो कि फोटो सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो फोटो सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि रिएक्शन सेंटर
और उसके साथ में दूसरा कौन ज्वाइंट होता था, तो कि एसेसरी पिगमेंट्स, और उसमें भी मतलब कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स में मतलब पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये सब मिलके फोटो सिस्टम बना रहे थे। तो उनमें से रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल कितने हो गए, तो एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि एक ही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। तो रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म बाय, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। फिर 95 में कहा है कि द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी मूवमेंट कैसी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो पहले तो पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको याद होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट कौन सा पिगमेंट सिस्टम यूज होता था, PS2, जो लाइट की वेवलेंथ को मतलब एक 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता था, तो कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता था तो उसमें से निकले हुए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम में एंटर होते थे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से एनर्जी लेते थे, गेन कर रहे थे। अब जब एनर्जी गेन करेंगे तो वैसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो अपहिल मूवमेंट करके सीधा चले जाते थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर वापस वो मूवमेंट करते थे ईटीएस में। ईटीएस में फर्स्ट टाइम उनको कौन मिला, प्लास्टोक्विनोन, फिर उसके बाद कौन मिला था, साइटोक्रोम, और फिर उसके बाद मिला प्लास्टोसाइनिन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब मूव करते करते जाते तो बीच में उन्होंने एक एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी करवाया था। अब जब मूवमेंट करते करते आते थे तो रास्ते में उनकी एनर्जी लॉस्ट होती जाती है, तो अब एनर्जी लेवल कम होता है तो डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगी, फिर वापस एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही तो वो फिर से पिगमेंट सिस्टम 1 के पास आएंगे। अब उस टाइम पर सनलाइट में से जो एनर्जी आ रही थी वो और भी PS1 के पास भी जा रही थी, तो यही इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी गेन करके फिर वापस बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में FRS होगा। FRS उसे एब्जॉर्ब कर आगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसे दे देगा, क्योंकि फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन फिर वहाँ पर NADPH का यहाँ पर क्या करवाता है, तो कि NADP में कन्वर्ट, ठीक है। तो NADP फॉर्म हो गया इधर। तो ये पहले अपहिल मूवमेंट हुई इधर, अगर देखा जाए ऐसे तो देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, अपहिल मूवमेंट की, ये वाली। फिर धीरे धीरे उसकी मूवमेंट कैसी हुई, डाउन हिल मूवमेंट हुई, फिर अपहिल मूवमेंट हुई, फिर डाउन हिल मूवमेंट हुई। तो और उसमें जब मूवमेंट होगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस मिलेगा आपको, अलग अलग स्केल के हिसाब से मूवमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अपहिल एंड डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, बराबर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 96 में आपको क्या कहा है कि द O2 इज रिलीज्ड इन, O2 रिलीज कहाँ पर होता है, तो O2 रिलीज होने के लिए हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था, और उसके अंदर यहाँ पर हमने देखा था कि ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन का रीजन है अंदर की तरफ, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इधर हो रहा था, उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन H+ वो सब कुछ रिलीज होता था तो कहाँ पर होता था, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ए के अंदर, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ओके। फिर 97 में कहा कि द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन सेल्स इज और आर। अब एटीपी सिंथेसिस की जो प्रोसेस है सेल के अंदर वो कौन से टाइप की प्रोसेस है, तो दो तरीके की थी। एटीपी दो तरीके से बन सकते, एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से बन सकते थे डायरेक्टली एटीपी सबस्ट्रेट लेवल से, और दूसरे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बन सकते थे। तो उसके कारण यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है। फिर उसके बाद 98 की बात करें, 98 में आपको क्या कहा है कि CF1। अब CF1 इज, तो
CF1 किधर था, चलो इसमें ही हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो प्रेजेंट था उसको हमने बोला था CF0, बराबर। जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एम्बेडेड हुआ है, और मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर हमें मिल रहा था F1 पार्टिकल, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखने के लिए जाए तो यहाँ फर्स्ट में क्या कहा है कि एम्बेडेड इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में नहीं है, एम्बेडेड तो है ही नहीं, मतलब कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहा है कि प्रोट्रूडिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस है पर क्लोरोप्लास्ट की नहीं है, ये किसकी है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये खास ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो मतलब कि ये भी तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कहा कि प्रोट्रूडिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वो भी रॉन्ग हो गया, मतलब कि एक भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कहा कि नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर 99 के अंदर क्या कहा है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कहा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन ब्लैंक ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पर NADP रिडक्टेज है, तो उसके लिए हमें केमियोस्मोटिक को याद करना पड़ेगा। चलो अभी इसके अंदर ही साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि शुरुआत में आउटर सरफेस स्ट्रोमा की तरफ H+ कंसंट्रेशन हाई है। अब H+ कंसंट्रेशन हाई होने के कारण अब क्या होगा कि इधर से इधर ऑलरेडी PS2 प्रेजेंट है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, सब कुछ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है, और यहाँ पर है PS1। और फिर उसके बाद बाहर की तरफ यहाँ कौन प्रेजेंट था, NADPH2 आता था। तो NADPH2 को रिड्यूस करवाना है तो NADP रिडक्टेज को कहाँ पर रहना पड़ेगा, आउटर सरफेस की तरफ, स्ट्रोमा साइड की तरफ। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, स्ट्रोमा साइड, क्लियर। तो ये स्ट्रोमा साइड की तरफ हो गए। तो 99 के अंदर आंसर क्या आ गया, अहमदाबाद, ठीक। चलो 100, उसमें क्या कहा है कि स्टेटमेंट ए दिया है, स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। ए में कहा है कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, है ना, कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। कौन कौन सी दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो एक रिएक्शन कैसी होती है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन होती है, कौन सी है, लाइट रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन होती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट होना आवश्यक है, नहीं होगी लाइट तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, मतलब कि ये कैसी प्रोसेस हुई, लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि बायोसिंथेटिक यानी कि डार्क रिएक्शन और वो तो लाइट इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट प्रेजेंस में वर्कआउट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट, यस, तो इंडिपेंडेंट कहा है ना, तो ओके, तो वो तो राइट है, ठीक है। अब तो डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो वो राइट हुआ। स्टेटमेंट बी क्या हुआ, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल एंड देन स्टॉप। बायोसिंथेटिक रिएक्शन जब भी लाइट नहीं मिलेगी तो थोड़े टाइम तक तो वो चलती रहती है, क्यों, क्योंकि उसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे किसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुई प्रोडक्ट्स की, किसकी रिक्वायरमेंट्स है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स कौन थी, तो ATP और NADPH। अब यहाँ पर
तो जब तक एटीपी और एनएडीपीएच रहेंगे तब तक तो लाइट रिएक्शन होती रहेगी, भले ही वहाँ पर लाइट अवेलेबल ना हो। और फिर जैसे ही एटीपी एनएडीपीएच का अमाउंट कम होता जाएगा, जैसे ही ये जो भी रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी राइट स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट। इसीलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके। 101 में कहा कि आरयूबीपी स्टैंड्स फॉर, आरयूबीपी का नाम क्या कहा था हमने? रिबुलोज बीस फॉस्फेट। ओके, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? Na। अब आते हैं 102। 102 में क्या कहा कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज, अब वन ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड बाय C3 साइकिल, तो C3 साइकिल में कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो उसमें आपको एक तो पूरा C3 साइकिल याद होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया हुआ है, ठीक है, पर आपको याद कर लेना चाहिए उस टाइम पर कि क्या था। तो हमने क्या कहा था कि चलो भाई आरयूबीपी है, तो आरयूबीपी रुबिस्को की प्रेजेंस में CO2 को एक्सेप्ट करेगा, और जब CO2 एक्सेप्ट हो गए तो उस टाइम पर पहले तो क्या फॉर्म होता है? तो 6 कार्बन कंपाउंड पर अनस्टेबल कंपाउंड होता है। फिर उसके बाद वो सीधा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड कौन? PGA। इसके कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करा देते हैं। फिर ऐसे ही उसमें से 2 मॉलिक्यूल PGAL के बनेंगे, PGAL। तो यहाँ पर 2 फेज तो खत्म हो गए, एक खत्म हुआ कार्बोक्सिलेशन और दूसरा फेज खत्म हुआ इधर रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन फेज था वहां पर एसिड का एल्डिहाइड में कन्वर्जन करना है, तो ऑब्वियसली वहां पर रिडक्शन करवाने के लिए कोई आना चाहिए। तो अब वो सामने वाला जो मॉलिक्यूल आएगा वो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है। उस टाइम पर कौन आता है? NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना था, तो उसके 2 मॉलिक्यूल इधर आएंगे और उसका कन्वर्जन हो जाएगा NADP के अंदर। साथ में उस टाइम पर ATP के 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए, तो इधर ADP के 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ATP के 2 मॉलिक्यूल इधर यूज हुए, एक कार्बन यहाँ पर आ जाएगा वापस, बाकी के कार्बन रीजनरेशन फेज में चले जाते हैं। और जब भी रीजनरेशन करवाया जाए तो उस टाइम पर ये ATP को यूटिलाइज करते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं ADP एंड PI के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर 2 ATP है और एक ATP इधर है, तो टोटल 3 ATP। तो एक केल्विन साइकिल यानी कि एक C3 साइकिल जब भी रन होगी तो उस टाइम पर 3 ATP चाहिए और हर साइकिल में एक कार्बन मिलता है। तो अब हमें एक ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है, तो मतलब ये पूरी साइकिल 6 टाइम्स चलनी चाहिए। तो 6 टाइम चलेगी तो एक बार में 3 ATP, तो 6 टाइम में कितने ATP हुए? 18 ATP हुए। क्लियर? तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पर 3 ATP। अब रिडक्शन 103 में कहा है कि रिडक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ब्लैंक मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फिक्स्ड CO2 रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन होता है तो उस टाइम पर रिडक्शन करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ATP की रिक्वायरमेंट रहेगी? यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल चाहिए? तो चलो ना, इधर ही लिखा हुआ है उसमें ही देख लेते हैं, आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा रिडक्शन फेज कौन सा है, ये वाला है जहाँ हम CO2 का फिक्सेशन करवा रहे हैं। तो वहाँ पर रिडक्शन फेज में कितने ATP यूटिलाइज हो रहे हैं? 2 ATP। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ATP। क्लियर? फिर उसके बाद 104, तो 104 में क्या कहा? C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड ऑफ प्लांट्स टू, C4 प्लांट्स कैसे एडेप्टेड हुए हैं? तो C4 प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन के अंदर देखे जाएंगे जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे कौन से ट्रॉपिकल रीजन है? ड्राई ट्रॉपिक्स के अंदर, बराबर। तो इनमें से ड्राई ट्रॉपिक्स के अंदर टेम्परेचर हायर है, तो वहाँ पर C4 प्लांट्स आपको मिलेंगे। 105 में कहा है
एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन में क्या कहा है कि फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4 प्लांट्स। ओके चलो 105 के अंदर देखते हैं। 105 के अंदर क्या कहा कि फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो सही बात है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और अब रीजन क्या दिया है कि CO2 कंसंट्रेशन एट एंजाइम साइट इज हाई इन C4 प्लांट्स। तो जो एंजाइम साइट पर CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है उसके कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हमें उसके लिए C4 साइकिल पूरा देखना पड़ेगा। तो इधर हम देखते हैं कि C4 साइकिल जो है उसमें 2 सेल में होने वाली साइकिल है ना। तो 2 सेल कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर मीजोफिल सेल होगा और दूसरा जो सेल है वो यहाँ पर बंडल सीट सेल होगा। तो ये है मीजोफिल सेल और ये जो है बंडल सीट सेल। ओके, और नीचे होती है वेस्कुलर जिसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट आता कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पर एंटर होगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, PEP केज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनता कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहाँ पर आएगा, क्योंकि बंडल सिक सेल के अंदर, और बंडल सिक सेल में आने के बाद वहाँ पर वो CO2 को रिलीज करता है, मतलब कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उसके बाद बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस आता है किधर, क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर, और मीजोफिल सेल अब वापस किधर जाएंगे, क्योंकि PEP के पास जहाँ पर 2 ATP यूटिलाइज होते हैं। अब जो CO2 यहाँ पर आया है वो एंटर कहाँ पर करेगा, तो C3 साइकिल में, यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर। तो अब यहाँ पर CO2 बढ़ता जाता है, जितनी बार आएगा उतनी बार CO2 बढ़ता जाएगा और केल्विन साइकिल में आता जाएगा। तो अब यहाँ से CO2 को लिबरेट होने के लिए कोई स्पेस है नहीं, उसे दोनों सेल की सेल वॉल को पार करके बाहर जाना पड़ेगा, पर ये पॉसिबल है नहीं, इसीलिए CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा। जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो यहाँ पर रहा एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। तो रूबिस्को आगे और किसी कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, ऑक्सीडेज तरीके से वो काम नहीं कर सकता, ऑक्सीजनेज तरीके से तो वो वहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता जाएगा और CO2 फिक्सेशन भी मैक्सिमम होता जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है अगर पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है 106। 106 में क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन्स लॉ द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस इज डिटरमाइंड the rate of chemical process is determined by the factor which। अब यहाँ पर ब्लैकमैन्स रूल हमें क्या समझाता था, तो वो ध्यान रखो।
तो ब्लैकमैन्स रूल के अंदर कहा गया था कि अगर हमें कोई भी फैक्टर कोई भी रिएक्शन के ऊपर जितने भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो उन फैक्टर के अंदर कोई एक फैक्टर ऐसा है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर मिनिमम लेवल है, बाकी सारे फैक्टर से कम है, इसकी वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, तो फिर जो मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर है वो इफेक्ट करेगा पूरी रिएक्शन के रेट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। ठीक है, तो 106 के अंदर आंसर आपका आ जाएगा बॉम्बे। 107 में क्या कहा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बियॉन्ड विच द CO2 बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड इज। अब यहाँ पर हमने कहा था कि अगर वैसे 0.03 समथिंग हमारी बुक में हमें दिया हुआ है अमाउंट CO2 का, अब उससे अगर प्लस 0.05% प्लस होता है तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। पर अब ये 0.05 से भी ज़्यादा हो जाए और वो लॉन्गर टाइम तक ऐसा अमाउंट रहे, इस तो ये सब मिलके ज़्यादा अमाउंट होगा CO2 का, लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो फिर वो प्लांट के लिए डैमेजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0.005, बराबर, तो 0.05%। 108 उसमें कहा है कि अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ processes comes from photosynthesis. The above statement is। अब सारे फूड जो है लाइफ प्रोसेसेस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो फूड कहाँ से आते हैं, तो मोस्टली फोटोसिंथेसिस से आते हैं, बराबर, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। 109 में कहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहा कि रूट्स, लीव्स एंड स्टेम रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स। तो जितना एनिमल्स फास्टली रेस्पिरेशन कर सकते हैं ऐसा रूट्स, लीव्स, स्टेम उनमें नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही होगा, बराबर, तो ये तो क्या हो गया, राइट स्टेटमेंट हो गया। फिर उसके बाद हमें कहा कि फॉर प्लांट्स टू रेस्पायर availability of O2 is a problem as O2 is not released within the cell during photosynthesis। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जब हो रहा है तो उस टाइम पर कहा कि O2 की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है रेस्पिरेशन के लिए और उसके कारण फोटोसिंथेसिस के टाइम पर O2 रिलीज नहीं होता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ही O2 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, तो हमारा आंसर तो ये आ गया। फिर भी हम दो स्टेटमेंट और भी देख लेते कि उनमें हमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा है थर्ड स्टेटमेंट में देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। तो वो तो सही है कि एक प्लांट से पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम होता है, तो ये तो राइट है। ठीक है, फिर 110 में क्या कहा कि सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू, तो अब इधर अगर इक्वेशन लिखा जाए ना इसका, ऐसा कुछ होगा, जो सुक्रोज होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। तो ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज यूजिंग द एंजाइम इन्वर्टेज, बराबर, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा आया, इन्वर्टेज, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। चलो नेक्स्ट, PgAl get blank and get converted to BPGA। अब PgAl का क्या हो रहा था, तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस में अगर देखा जाए तो इधर देखे उसका सॉल्यूशन, नंबर का सॉल्यूशन है हमारे पास 1 ओके, तो उसमें देखो, चलो जब फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट था, इतना हमें पहले तो याद होना चाहिए कि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, उसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में,
तो 2 कंपाउंड बनाए, एक बनाया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बना दिया PgAl। तो PgAl को कन्वर्ट कर इसमें किया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो PgAl BPGA में कन्वर्ट होता था। उस टाइम पर उसका क्या होता था, ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहे थे, ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। ठीक है, तो के लिए तो यहाँ पर मिला था NAD प्लस का कन्वर्जन NADH2 में हुआ था, है कि नहीं। NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होगा तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। उस टाइम पर PgAl का BPGA में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये डाइज हुआ है ऐसा कहा जाए। ठीक है, तो आंसर चेन्नई। फिर 112 के अंदर क्या कहा कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फर्मेंटेशन, करेक्ट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज इन फर्मेंटेशन। लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। फिर दूसरा क्या कहा कि इन एनिमल सेल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट एसिटिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनिमल सेल के रेस्पिरेशन के अंदर कभी भी एसिटिक एसिड फॉर्म नहीं होता था, लैक्टिक एसिड होता था। इट इज डेंजरस प्रोसेस एज इट लीड्स टू एसिड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन। यस, हैजार्डस प्रोसेस आपकी बुक में लिखा हुआ है। यस, डेंजरस प्रोसेस, बराबर। एसिड और अल्कोहल फॉर्मेशन आगे बढ़ता ही जाए तो एक हैजार्डस प्रोसेस बन जाती है, डेंजरस बन जाती है। तो ये राइट हुआ, ये भी राइट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमारे कितने आ गए, 2 स्टेट। अब इधर का कि कंप्लीट दिस फॉलोइंग रिएक्शन। अब पायरुविक एसिड जब ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो ये यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, लिंक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो साथ में कौन ज्वाइंट हुआ, यहाँ पर ज्वाइंट हुई कोएंजाइम ए और फिर NAD प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। उस टाइम पर एंजाइम कौन आयन कौन सा यूज होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, सॉरी यहाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और उसके साथ में यहाँ पर Mg+2 आयन होगा और कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और साथ में एक CO2 रिलीज होगा NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर इधर आना चाहिए कौन सा, चलिए 114 की बात करते हैं। 114 में क्या कहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है। उसमें एक कहा है कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस सारे ऑर्गेनिज्म में, एरोब्स या एनएरोब्स बोथ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं इसमें। फिर दूसरा TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल एंड ETS ओनली अकर्स इन एरोब्स। यस राइट, ये सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ही होता है। और फिर कहा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट occurs by removal of all hydrogen atom in TCA cycle। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब पायरुविक एसिड का होता है तो सारे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है TCA साइकिल के। तो वो भी राइट है, बराबर। तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दी, कोई भी रॉन्ग। हाउ मैनी FADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल। एक TCA साइकिल में कितने FADH2 प्रोड्यूस होगी, एक FADH2। ETS ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। ETS जो है वो कैसी प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, बराबर। ETS को हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। The reduced ubiquinone are also called,
रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल, तो यूबिक्विनोन यानी कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा तो UQH2 यूबिक्विनोल के फॉर्म में आएगा, बराबर। तो यहाँ पर आंसर ये आना चाहिए, दिल्ली। फिर 118 में क्या कहा है कि द रेस्पिरेशन बैलेंस शीट इज कैलकुलेटेड ऑन सम एजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट, कौन सा एजम्पशन करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट कहा है कि द पाथवे इज सीक्वेंशियल विथ सीरीज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ETS एंड TCA साइकिल इन द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में चलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ETS TCA नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस TCA और ETS साइकिल होता है, बराबर। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। फिर कहा कि NADH इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरोप्लास्ट वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन occurs leading to formation 3 ATP। NADH इज ट्रांसफर टू क्लोरोप्लास्ट, इधर क्लोरोप्लास्ट में कहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, अभी तो हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करें तो रेस्पिरेशन में कहीं क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो भी तो रॉन्ग हो गया। फिर कहा कि ओनली ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट एंड नन अदर सबस्ट्रेट आर इंटरमीडिएट एंटर और लीव्स द पाथवे, ये स्टेटमेंट राइट। वहां पर एक लाइन आपको बताई गई है कि ओनली ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट, ये एजम्पशन था उस टाइम का, तो वो राइट है। फिर उसके बाद 119 में चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट सीक्वेंस। अब करेक्ट सीक्वेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम ग्लाइकोलिसिस को अगर देखें तो सबसे पहले क्या बना था, ग्लूकोज, ठीक। फिर ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फिर धीरे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, पर वो तो है नहीं, तो फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट बना। अब फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, DHAP और PGAL। यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे गए, वहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीक्वेंस कौन सी राइट है, तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनना था, बराबर। तो ये सेकेंड नंबर में आ जाएगा। तो फर्स्ट में कौन आया, थर्ड, थर्ड वाले तो 3 है, सेकेंड में कौन आया तो फिफ्थ, तो फिफ्थ वाले 2 है। अब ये तो निकल गया पहले से ही, यहाँ से ही, चलो फिफ्थ वाले 2 है। फिर थर्ड नंबर में कौन आया, तो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि 1, तो 1 तो दोनों में है। फिर 2 में देखो कि उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फ्रुक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, पर वो तो नहीं है, तो फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट के अंदर, और फिर उसके बाद पायरुविक एसिड में करना। क्लियर, आंसर क्या आया, 120। Which statement is true about RQ? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, उसका फॉर्मूला बनाया था अगर याद हो तो, और उसमें हमने कहा था कि RQ इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि जो भी O2 लिबरेट हुआ है मतलब इवोल्ड, और उसको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है कंज्यूम्ड CO2 या तो यूटिलाइज्ड CO2। ओके, अब RQ के अंदर रेस्पिरेटरी रेशियो जो है वो आपको क्या होगा, तो उसे रेस्पिरेटरी रेशियो बोल सकते हैं हम। दूसरा कि इट इज वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्ड, CO2 इवोल्ड नहीं होता, यूटिलाइज्ड होता है, अभी तो गलत। RQ ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इज डिफरेंट,
अलग अलग सबस्ट्रेट का RQ अलग अलग होगा, बराबर। तो 1 and 3 आर करेक्ट। फिर 121 में देखो, अब रिप्रोडक्शन अकर्स इन यीस्ट एंड हाइड्रा। अब आपको पता होगा कि यीस्ट में भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, पर ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, सोचेंगे ही नहीं। पर यीस्ट में दूसरा भी दिया हुआ है कि यीस्ट में बर्डिंग से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यीस्ट में बर्डिंग के टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। 122 में कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते तो उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी जाके हम उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। 123 में क्या कहा है कि इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर अलाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, बराबर। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि क्लास जो है वो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ में हायर कैटेगरी के जो प्लांट है उनके साथ में फाइलम के फॉर्म में रहते हैं। तो फाइलम बनाते हैं, फाइलम नहीं होता, प्लांट्स है, प्लांट्स का डिवीजन लिखना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। सब कैटेगरीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन द टेक्सोनॉमिक हियरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। तो ये तो राइट हुआ, तो राइट है, बैठी बिठाई लाइन है। फिर कहा कि क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास जो है उसमें उसके रिलेटेड ऑर्डर्स इंक्लूड है। कॉन्वोलुलेसी यूज्ड इज इंक्लूडेड इन, included in polynomials order on the basis of its plural character. Choose the correct option. तो अब आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इधर तो उसमें कॉन्वोलुलेसी फैमिली इज इंक्लूडेड इन पोलिमोनियल्स, तो पोलिमोनियल्स में इंक्लूडेड है और बेसिस ऑफ इट्स फ्लोरल कैरेक्टर, वो भी राइट है। राइट है तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन से आएंगे, 2, 3 एंड 4। फिर 1, 2, 4, तो उसमें क्या RHVT का क्लासिफिकेशन इज और आर बेस्ड अपन, तो RHVT का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अब 125 है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो फॉर केमियोस्मेटिक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स क्या है, तो कि केमिकल रिएक्शन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दे ऑक्सीडाइज वेरियस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये राइट, तो ऑक्सीडाइज करते हैं अलग अलग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, और उसमें से एनर्जी रिलीज भी करते हैं, ये भी राइट है। दूसरा कहा कि दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है कि फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि पहले से कीमोसिंथेटिक कहा है। तो ये हुआ, और लास्ट में कहा कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है, तो ये भी सॉरी
दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, तो ये तो राइट है बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 125 में एन। 126 में क्या कहा कि नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक, एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक की फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पर ऑल मोस्टली प्रोटिस्ट जो है ना वो सारे कैसे हो जाएंगे, एरोबिक हो गए। कुछ ही ऐसे हैं जो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बाकी सारे एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेंगे। फिर कहा कि विच सिस्टम इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो यहाँ पर क्या कहा कि विच सिस्टम इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो जोसेफ डाल्टन हुकर ने कौन सी सिस्टम दी थी, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तो याद करने वाली बातें हैं बराबर, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वहाँ पर फ्लोरल कैरेक्टर के बेस्ड उन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया था। 128 के अंदर हमें क्या कहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना। तो फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है, देखो फर्स्ट में कहा कि एक्टोकार्पस इज फिलामेंटस फॉर्म, ओके तो ये तो राइट है, एक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म में होता है। फिर दूसरा यहाँ पर कहा है कि कैल्प्स में रीच अ हाइट ऑफ एवरेज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की हाइट तक कैल्प्स जो है वो पहुंच सकते हैं। तो कैल्प्स नहीं पहुंचते थे बराबर, इतनी हाइट तक नहीं पहुंचते थे, तो ये गलत। फिर इन प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय स्टाइप। अब देखो ये प्लांट बॉडी इसकी जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती थी, है ना। हमने टाइम पर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो आपको पता ही होना चाहिए कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था उसका। यहाँ पर जो रीजन था उसको हमने नाम क्या दिया था, तो कि फ्रंट। फिर उसके बाद ये जो रीजन है उस टाइप था, और ये जो रीजन था वो कौन सा था, होल्ड फास्ट था। तो चलो, ब्राउन एल्गी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम विथ स्टाइप, स्टाइप से अटैच्ड सबस्ट्रेटम से तो नहीं, होल्ड फास्ट से है, तो मतलब कि ये तो गलत है। दूसरा का कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ ब्राउन एल्गी इज स्टाइप। टाइप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, कौन है फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो कि फ्रंट, तो उसका मतलब कि ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, okay? फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 129। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें कहा है कि द थैलोइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड क्लोजली टू द सबस्ट्रेट। तो थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल साइड अलग अलग होती है और क्लोजली सबस्ट्रेटम के साथ में ठीक हुई है, तो उसका मतलब कि ये क्या है, राइट हुआ बराबर। फिर दूसरा कि लीफी मेंबर्स हैव टाइनी ट्रू लीफ इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 रो के अंदर लीफी मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हाँ, टाइनी ट्रू लीफ बोला है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ट्रू लीफ नहीं थे, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहा कि द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 4 rows, 4 rows नहीं 2 rows में ही है, तो ये भी रॉन्ग। द थैलोइड प्लांट बॉडी इज लिवरवर्ट इज आइसोबाइलेटरली नहीं, वहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल होना चाहिए था, इसीलिए ये भी रॉन्ग। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा हो गया, अहमदाबाद हो गया। अब 130 के अंदर अगर देखा जाए तो 130 में कहा है कि गेमेटोफाइट ऑफ फोटो टेडोफाइट इज। अब टेडोफाइट में गेमेटोफाइट किस तरीके से होता है, यहाँ पर कहा है कि स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। टेडोफाइट में
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये गैमेटोफाइट के अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं जनरेट होते थे, स्पोरोफाइट में होते थे मेन प्लांट बॉडी के ऊपर। ये तो है नहीं। फिर दूसरा का कि स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टी सेल्यूलर डिपेंडेंट मोस्टली फोटोसिंथेटिक हेलोइड बॉडी। यहाँ पर डिपेंडेंट बोला है, वैसे यहाँ पर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये भी तो रॉन्ग हो गया। फिर स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड स्ट्रक्चर है, तो ये राइट है। फोर्थ में क्या कहा कि स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं होता, फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए ये रॉन्ग आया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, चेन्नई हो। ठीक है, 131 के अंदर देखें तो 131 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। चलो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन कौन करता है, चलो फंगी में फ्रेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी में होता है कि नहीं, तो होता है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस तो उसमें भी होता है, मतलब कि यहाँ पर सब में होता है, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 132 उसमें कहा कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट। कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब भी नाम दिया जाएगा तो फर्स्ट लेटर जो होता है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस होती है, सेकंड होता है वो स्पीसीज होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, अहमदाबाद। 133 में क्या कहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ब्लैंक एंड रिटन इन। जनरली हम किस में लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम जो है वो लेटिन में लिखे जाते हैं, और मतलब और रिटन मतलब हाथ से लिखे तो इटालिक्स में होते हैं, बराबर। तो ये नहीं आपका आंसर हो जाएगा। 134 में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वीट का। क्लासिफिकेशन में क्या कहा है, चलो वीट का क्लासिफिकेशन जब हम देने जाए, अगर उसमें कहा जाए तो पहले किंगडम, तो कौन सा किंगडम होगा इधर, तो प्लांटे। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, फिर उसमें डिवीजन होता है, फाइलम नहीं होता है। चलो तो डिवीजन कौन सा है इधर, एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा होगा, मोनोकोट। फिर उसके बाद ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा होगा, कोयल्स। फिर फैमिली, फैमिली कौन सी होगी, पोएसी। फिर जीनस, जीनस होगी ट्रिटिकम। और स्पीसीज, तो स्पीसीज कौन सी होगी, एस्टिवम। तो चलो एस्टिवम। अब यहाँ उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हमारे पास राइट क्लासिफिकेशन कौन सा बनता है, दिल्ली। ओके, चलो उसके बाद 135 ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोजम और लियो। अब ये नाम देखो, पैंथेरा लियो, पीछे लियो लगता है। फिर सोलेनम ट्यूबरोजम तो पीछे लगता है, मेंजीफेरा इंडिका तो वो भी पीछे, तो पीछे कौन होता है, स्पीसीज। तो मतलब कि ये क्या है, सब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 136 में कहा कि इन टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, क्लास किसके बीच में होता है, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की के अंदर क्लास किधर आता है, चलो इधर लिखा हुआ है उसमें ही चेक कर लेते हैं। तो डिवीजन और ऑर्डर के बीच में क्लास होगा, डिवीजन नहीं होगा तो फाइलम होगा, तो इधर कौन है, फाइलम। एंड ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। फिर उसके बाद 137 में कॉलम दी हुई है, उसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। चलो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलता है, सेपिंडल्स। वीट है तो वीट मोनोकोटिलिडोन में आता है। फिर मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई है तो डिप्टेरा के अंदर आती है, और होमोसेपियंस होमोनिडी के अंदर आता है।
ओके, तो उसके अकॉर्डिंग चलो ए के अंदर फर्स्ट, फिर बी के अंदर 3, सी के अंदर 4 और डी के अंदर 2। तो क्या हुआ, आंसर क्या है 136 बॉम्बे। 138, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर and types of organism present on earth, right? फिर the local name would vary from place to place even within a country। एक ही कंट्री में हम अलग अलग लोकल नेम देखते हैं, जैसे कि हम इधर हम कह रहे हैं कि चलो नीम है, तो नीम को हम गुजरात में अलग बोलेंगे, फिर अलग जगह पर जाएंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा, फिर उसका साइंटिफिक नेम कुछ अलग है, ऐसे करके उसके नाम बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। तो लोकल नेम भी अलग अलग जगह पर वेरी करते हैं, तो वो राइट है। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रैंक बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, वो भी राइट है। फिर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड्स साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स। ICBN प्लांट्स के लिए ही नोमेनक्लेचर करता है। ओके, नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। यस राइट, करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा तभी जाके तो नोमेनक्लेचर हो सकता है। तो ये सारे, चलो 139 की बात करते हैं। 139 में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 and 2। 1 में क्या कहा कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, पहले हमें पता है कि प्रिमिटिव जब भी अर्थ थी तो उस टाइम पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, फिर उसके बाद धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, वो इवोल्यूशन शुरू कर रहा है। अभी भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पहले जैसे उसके साथ में कनेक्टेड है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इवोल्यूशन। दूसरा कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन मटेरियल। यस, कॉमन जेनेटिक मटेरियल से तो एक दूसरे के साथ में लिंक है, कोई इनहेरिटेबल मटेरियल है, तो ये भी तो राइट है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। 140, नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, sunken stomata are characters of। चलो ऐसे नीडल लाइक लीव्स जो थे, वो किस में पाए गए थे, फाइनस के अंदर। वो उसका एडेप्टेशन संकेन स्टोमेटा और निडल लाइक लीव्स, जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे थे, तो सरफेस एरिया को कम कर रहे थे। 141 के अंदर क्या कहा गया है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप into convenient categories based on some observable characters is called। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस्ड कन्वीनियंट कैरेक्टर कैटेगरी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। बराबर। 142, 142 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। चलो व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, और 5 किंगडम के अंदर यहाँ पर हमें कौन कौन से किंगडम मिलते हैं, उसमें एक मिलता है कौन, मेरा, दूसरा यहाँ पर मिलेगा प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद एनिमलिया। ठीक है, तो फिर इसके अंदर देखा जाए कि कहीं वायरस आया, स्टेरॉइड्स आया, लाइकेन भी नहीं है, तो उसका मतलब कि ये सारे मेंशन नहीं किए गए हैं। चलो 143, इसमें कहा है कि साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर कहा है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। साइनोबैक्टीरिया गैमेट प्रोड्यूस कर सकते नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट ग्रीन तो है, दे हैव, उनके पास क्लोरोफिल है, तो दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। बराबर। तो और फोर्थ कहा है कि दे आर ए स्मॉल एज बैक्टीरिया, में हम क्या कहेंगे कि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसीलिए उनको रखा गया है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला गया है।
डीकम्पोजर्स प्रोटिस्ट आर, डीकम्पोजर्स कौन थे कि जो ट्विग्स के ऊपर या फिर किसी वुड के ऊपर ग्रो होते हो, तो ऐसा कौन था? स्लाइम मोल्ड्स, बराबर। फिर 145 के अंदर हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, तो माइसिटीज बिलोंग करता, बराबर। अब चलो, तो उससे पहले हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर इंक्लूड कौन कौन कर रहा है, ठीक है। चलो, इंक्लूड कौन कर रहा है यहाँ पे, तो इनमें से अगर देखा जाए कि इन पहला एग्जाम्पल दिया है क्या? एगेरिकस, बराबर। अब एगेरिकस को तो हमने कहाँ पर देखा था? अगर ध्यान से याद किया है तो हमें पता होगा कि हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर एगेरिकस को बेसिडियोमाइसिटीज में देखा था, ठीक है। तो ये तो आ गया। फिर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा तो उसमें नहीं था, तो ये किया आया। फिर पक्सीनिया, पक्सीनिया बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूडेड है, राइट। फिर सेकेरोमाइसिस, तो सेकेरोमाइसिस नहीं है, यीस्ट की बात कर रहे हैं, यीस्ट नहीं है, अस्टिलैगो है, ओके। तो किसे इंक्लूड नहीं किया गया? तो चलो, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया, तो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? चेन्नई है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि किंगडम एनिमलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनिमलिया किंगडम को कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है? उसमें हम क्या कहेंगे कि एनिमलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोटिक है और हीटरोट्रॉफिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्बे आंसर आना चाहिए। फिर टीओ डायनर डिस्कवर्ड, टीओ डायनर ने क्या डिस्कवर किया था? तो टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्टियस आरएनए, स्टेरॉइड्स की बात हुई। फिर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, चलो मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। फिर तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन है इनके अंदर से पहले तो उसमें आएगा स्लाइम मोल्ड, अभी अभी आगे एक क्वेश्चन आया है। फिर गोल्डन एल्गी के फॉर्म में हम डेस्मिड्स को यूज़ कर रहे हैं। फिर मलेरियल पैरासाइट के फॉर्म में प्लाज्मोडियम को कर रहे हैं, और स्लीपिंग सिकनेस के अंदर ट्राइपेनोसोमा को कर रहे हैं। 148 के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड करें यहाँ पे, आपको चेन्नई। 149 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कहा कि इन फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनस, तो यस, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे? एंडोजिनसली। एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, तो वो भी तो राइट है। फिर एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, वो भी राइट है। पर अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट रह जाता है, क्या कहा है? इन बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, पर रियलिटी में बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है, मतलब कि एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर चलो 150 के अंदर कहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन में कहा है कि एल्गी एंड फंगी आर क्लासिफाइज एज ए थैलोफाइट्स, और फंगी को हम थैलोफाइट क्लासीफाई करते हैं, तो एसर्शन राइट है। बोथ आर ऑटोट्रॉफ्स, एल्गी और फंगी दोनों ऑटोट्रॉफ्स में आते? बिल्कुल नहीं, फंगी तो हीटरोट्रॉफ्स में आती है, तो वो तो रॉन्ग हो गया। एसर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है, ऐसा चेन्नई के अंदर आता है। चलो 151 के अंदर क्या कहा है? फिगर दी हुई है, गिवन बिलो रिप्रेजेंट टोबैको मोज़ेक वायरस, और उसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। तो चलो, जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये तो गलत। फिर इलोंगेटेड कैप्सिड है, यस, इलोंगेटेड कैप्सिड तो है, पर आगे चेक करें तो प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट्स द कैप्सिड, तो प्रोटीन कोट है वो कैप्सिड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं, इट इज़ एन एनिमल वायरस, तो एनिमल वायरस नहीं, प्लांट वायरस है, टोबैको प्लांट के अंदर होता है, तो इसीलिए आपका होगा बॉम्बे। चलो 152 के अंदर अगर देखा जाए
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो मोस्ट अबाउंडेंट बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक, बराबर, तो वो तो राइट है। म्यूकर एंड राइजोपस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, म्यूकर और राइजोपस दोनों एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, बिल्कुल रॉन्ग। ये किसके एग्जाम्पल थे? एस्कोमाइसिटीज, बराबर। चलो, गोन्योलेक्स मेक द सी appear red, right? Archaebacteria differ from other bacteria having a different cell wall structure, तो right, बराबर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ गया? बॉम्बे। चलो 153 में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ये क्लासिफिकेशन कौन से टाइप का यहाँ पर था? साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब 154, 154 में कहा है कि क्लेमिडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा, इस सबका एग्जाम्पल किस में आता था? ग्रीन एल्गी में, फाइकोमाइ सॉरी ग्रीन एल्गी के अंदर आया था, क्लोरोफाइसी के अंदर। ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी। वन फिफ्टी ग्रीन एल्गी। 155 में फूट सीटा एंड कैप्सूल आर पार्ट्स ऑफ। अब फूट सीटा और कैप्सूल कहाँ पर प्रोड्यूस होते थे? तो ब्रायोफाइट्स के अंदर थे वैसे तो। और ब्रायोफाइट में कहाँ पर थे? तो ब्रायोफाइट के अंदर दो टाइप की जनरेशन होती है, वैसे उसे याद रखो उसकी लाइफ साइकिल को। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर दो स्टेजेस होते हैं, एक गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है और दूसरा स्टेज होता है स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो कौन सी है? गैमेटोफाइटिक है। मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। और उस टाइम पर उस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइट क्या होता है? डेवलप होता है। और उसके अंदर ये तीनों पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलेगा यहाँ पे फूट, फिर दूसरा सीटा और तीसरा फूट कैप्सूल, ये तीनों मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर आना चाहिए स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। 156 फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद egg present in the archegonium result in the formation of। तो मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ में होगा आर्चिगोनियम में, तो ये क्या फॉर्म करता है? जाइगोट फॉर्मेशन करवाता है, बराबर। फिर दूसरा है कि प्लांट हैविंग सीड्स बट लेकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग्स टू। अब सीड है पर फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं, ऐसा इसके अंदर पाया गया, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर, बराबर। फिर कहा कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखो थोड़ा सा इसे वापस एक बार, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो ये एम्ब्रियो सेक होता है, अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर अलग अलग टाइप के सेल यहाँ पर होते हैं, बराबर। आसपास है सिनर्जिड सेल और बीच में है एक्स, और यहाँ पर होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं। अब क्या होगा कि इधर जो पोलन ट्यूब यहाँ से आती है, तो उसके अंदर दो मेल गेमेट होते थे, और दो मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट यहाँ पर और दूसरा मेल गेमेट इधर फ्यूज होता है। अब इन मेल गेमेट फ्यूज होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे? तो चलो, ये मेल गेमेट है, और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। दोनों मिला करके फर्टिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पर बनाते हैं पुष्प, बराबर। फिर
दूसरा यहाँ पर देखे कि ये एक मेल गेमेट है, और उसके साथ में यहाँ पर कौन ज्वाइंट हुआ, एक्सेल। तो मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन इधर हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन इधर हुआ, तो इसीलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन मिल रहा है एंजियोस्पर्म। फिर कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। एंडोजिनसली स्पोर्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक तो एप्लेनोस्पोर्स है और दूसरे जूस्पोर्स है जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद 160 में कहा है कि मैच द कॉलम एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेस्ड था, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस्ड था। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन वो किसके यहाँ पे, क्योंकि बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। साइटोटेक्सोनॉमिकल है तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होगा, और नेचुरल है, नेचुरल में हमने कहा कि बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, तो उसके बेस्ड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है ना वो अहमदाबाद हो जाए। 161 के अंदर कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, ठीक है। तो अब उसमें देखें कि पहला का कि ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज। ओवरीज से एनक्लोज्ड नहीं है ओव्यूल्स जो है वो, राइट, वो तो सीधे कोन्स के अंदर प्रेजेंट थे, बराबर। फिर दूसरा कहा स्फेग्नम प्रोवाइड पीट विच इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, राइट। फिर कहा कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो यस, टेरिडोफाइट्स वो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब कि आपको फर्टिलाइजेशन के लिए वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी गेमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये राइट है। फिर कहा कि टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, नो, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये रॉन्ग। तो अब क्या है 161 में क्या आएगा, ए बी सी करेक्ट। यहाँ पर हमारा आंसर ए। 162 में कहा कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट में क्या कहा है, ब्रायोफाइट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल सर्विस, तो इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते। दूसरा, क्लोरेला इज अ मल्टी सेलुलर एल्गी, क्लोरेला मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है, तो वो रॉन्ग। इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है, राइट। इन टेडोफाइट्स बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट, तो टेडोफाइट में गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट थे, ब्रायोफाइट और गेमेटो टेडोफाइट्स दोनों में थे, तो ये तो राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, बॉम्बे। फिर उसके बाद 163 में फिगर दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है हमें, ओके। चलो, स्ट्रक्चर ए, ए यहाँ पर ये क्या है, एक ब्रांच दिखाई हुई है, क्या बताया है यहाँ पे, इसे ब्रांच दिखाया है। चलो बी को चेक करते हैं, बी क्या दिखाया हुआ है, तो बी यहाँ पर है, अंदर की तरफ है, अंदर क्या है, नोड पर क्या मिलेगा, नोड। सी के अंदर क्या बताया, प्रोबिलस, तो डायरेक्टली पता चलता है। और डी के अंदर हमें क्या बताया गया कि डी क्या है, ये इनके बीच का रीजन है, तो इंटरनोड, क्लियर। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। 164 में कहा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रिटा इज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स अराउंड माउथ, पॉलिप ओनली या ऑल आर मराइन, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बराबर, जो सिलेंट्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब कॉम प्लेट्स ऑफ टीनोफोर्स पजेस, तो कॉम प्लेट्स जो है टीनोफोर्स के अंदर
उसके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट है, और सीलिया क्या काम करते हैं, फॉर द लोकोमोशन यूज होते हैं। फिर 166 के अंदर क्या कहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस आर कॉमनली कॉल्ड, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम एक नाम देते थे फ्लैटवर्म्स, ठीक है, और एस्केल्मेंथेस को बोलते थे राउंड वर्म्स। फिर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा किसमें गया है, एस्केल्मेंथेस के अंदर, बराबर, तो ध्यान रखना। फिर 168 में क्या कहा कि एनिलीड हैज विच टाइप ऑफ मसल्स फ्रॉम लोकोमोशन, तो एनिलीड्स में दो टाइप के मसल्स थे, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स भी थे, सर्कुलर मसल्स भी थे, दो टाइप के मसल्स से मूवमेंट होती है, तो बोथ टाइप, बराबर। फिर 169 के अंदर क्या कहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, चलो पोरीफेरा में तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट थी ही नहीं, एनिलिडा के अंदर, तो एनिलिडा में हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवॉर्म के अंदर देखा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं थी, बराबर, तो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, बॉम्बे, एनिलिड्स, ठीक है। फिर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, इनमें से स्पीसीज के लार्जेस्ट नंबर कहाँ पर पाए जाते, आर्थ्रोपोडा, 2/3 पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर 171, तो उसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड 3 एग्जाम्पल, तो फाइलम और उसके तीनों एग्जाम्पल राइट होने चाहिए, ऐसा क्या है, तो चलो पहले में कहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें बताया प्लेनेरिया, स्किज़ोफ्रेमेटा, वो भी तो नहीं है उसमें, तो गलत। चलो मोलस्का में कहा कि लोलिगो है, सेपिया है और ऑक्टोपस है, तो ये तो तीनों प्रेजेंट है। पोरीफेरा में स्पोंजिला, यूप्लेक्टिला और पेनाटुला, पेनाटुला तो किसका है, सिलेंट्रिटा का है, ये तो रॉन्ग हो गया। और फिर निडारिया में कहा कि बोनेलिया, फाइसेलिया और ओरेलिया है, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि बॉम्बे। चलो 172 में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा, कौन सा फाइलम है, मतलब इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इकाइनोडर्मेटा का नहीं है। अब इकाइनोडर्मेटा का कौन नहीं है, सी फैन, याद करो, सी फैन, सी पैन वो सिलेंट्रेटा में पाया जाता था, नॉट इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उसके बाद कहा कि बैलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू द फाइलम, तो बैलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस दोनों को किस में थे, हेमिकोडिटा में थे, ठीक है। 174 के अंदर कहा कि टू चीफ फीचर्स ऑफ मैमल्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स, तो दूसरे वर्टिब्रेट्स से अलग कौन करता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड्स, वो तो है ही मैमल्स का, और दूसरा जो है वो हैरी स्किन है, बराबर, तो उससे ये अलग होते जाते हैं, तो इस बॉम्बे। 175 में कहा है कि चलो पैरापोडिया फाइलम के साथ में अटैच करना है उसके फंक्शन को, तो पैरापोडिया किस में, एनिलिडा में, एनिलिडा में पैरापोडिया का फंक्शन क्या था, स्विमिंग का था, ओके, चलो स्विमिंग वाले दो ऑप्शन है हमारे पास। फिर दूसरा कहा हमने कि टीनोफोरा के अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होता है, तो टीनोफोरा में लोकोमोशन के लिए इसके पास क्या होगा, कॉम्प्लेट्स होगी, तो चलो सेकंड में कॉम्प्लेट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर मोलस्का के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन है, तो रेस्पिंग ऑर्गन क्या था, रेड्यूला, ओके। फिर उसके बाद मालपीडियन ट्यूब्यूल्स एरिथ्रोपोडा में क्या फंक्शन कर रहे हैं, एक्सक्रिएशन का। फिर निडोब्लास्ट जो है सिलेंट्रेटा के अंदर, तो निडोब्लास्ट का काम क्या था, डिफेंस का था, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट कौन सा हो रहा है, अहमदाबाद, ओके। फिर 176 की बात कर, 176 में क्या कहा कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना था। अब इधर हमें क्या कहा गया है, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, तो ये तो राइट हो गया। फिर इन सिफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, वो भी तो राइट है। फिर हमने कहा कि प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मराइन, तो यस प्रोटोकॉर्डेट्स वो मराइन ही थे, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया। और लास्ट में कहा है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ एडल्ट इन यूरोकोडेट, ऐसा कोई स्पेसिफाई हमारे अंदर नहीं किया कि एडल्ट में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड वो टेल के पोर्शन में पाई जाती है,
ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेट्स में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, दिल्ली, जो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। चलो 177 के अंदर यहाँ पर हमें असर्शन दिया है कि एनिलेट्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, कॉर्डेट्स में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर रीजन दिया कि इन एनिलेट्स एंड कॉर्डेट्स द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यस, पंप होता था हार्ट से, और सर्कुलर जो नेटवर्क है पूरा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स का, उससे हो रहा था सर्कुलेशन। तो रीजन भी राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या आती है, अहमदाबाद। 178 में, चलो फिगर तो बुक की है, तो इसमें आपको बताया फर्स्ट फिगर किसकी है और सेकंड क्या है। तो सेकंड में तो देखो डायरेक्टली बायलेटरल सिमेट्री, कोई फिक्स प्लेन के अंदर से कट कर सकते हैं, इधर ऐसा नहीं है, आप अलग अलग प्लेन से कट कर सकते हो और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसीलिए इसमें आएगी रेडियल सिमेट्री। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 179 में विच वन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि उसमें कहा है कि एग्रीकस अल्टरनारिया न्यूरोस्पोरा। तो क्या आएगा बायोलॉजिकल और जेनेटिकल वर्क के लिए, क्योंकि न्यूरोस्पोरा। और 180 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट इन बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में कॉमन पैरासाइट के फॉर्म में कौन है, तो पक्सिनिया एंड अस्टिलागो। पक्सिनिया रस्ट क्रिएट करती है, अस्टिलागो स्मट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अहमदाबाद। ओके, तो ये हो गया आपका मेगा टेस्ट का